हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। और इस वीडियो में हम बायोडाइवर्सिटी का लेक्चर 2 को कंटिन्यू करेंगे, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी से लेकर के लास्ट तक। ओके। सबसे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें। हम इसी तरह हर वीक आपके लिए हर चैप्टर का वीडियोस लाते रहते हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर अपना अटेंडेंस दर्ज करें। सो लेट्स स्टार्ट। 15.14। ओके, द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, यानी कि बायोडाइवर्सिटी का लॉस कैसे होता है। ठीक है, पिछले वीडियो में हमने बात करी बायोडाइवर्सिटी क्या है, बायोडाइवर्सिटी किस किस रेंज में है, बायोडाइवर्सिटी का इफेक्ट क्या क्या होता है। ठीक है, और कहाँ से कहाँ उसका वेरिएशन होता है वो पढ़े। ठीक है, अब बात कर रहे हैं बायोडाइवर्सिटी का लॉस। ठीक है, अब इसके आगे बात करेंगे बायोडाइवर्सिटी का कंजर्वेशन। लॉस हो रहा है तो उसको कंजर्व करना है। ओके, तो एक पैराग्राफ पढ़ते हैं। ठीक है, वाइल इट इज़ डाउटफुल इफ एनी स्पीशीज आर बीइंग एडेड थ्रू स्पीशिएशन इनटू द अर्थ्स ट्रेजरी ऑफ स्पीशीज देयर इज़ नो डाउट अबाउट द कंटिन्यूइंग लॉस। समझा, मतलब स्पीशीज़ ऐड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसका कोई सर्टेनिटी या उसका आंसर नहीं है, बट इतना तो पक्का है कि भैया स्पीशीज़ अपने यहाँ से लॉस हो रहा है। ओके, फिर उसके बाद है कि द बायोलॉजिकल वेल्थ ऑफ अ प्लैनेट हैज़ बीन डिक्लाइनिंग रैपिडली एंड द एक्यूजिंग फिंगर इज़ क्लियरली पॉइंटिंग टू ह्यूमन एक्टिविटीज़। समझ में आ रहा है कि बायोलॉजिकल वेल्थ जो है, यानी कि स्पीशीज़ का रिचनेस जो है हमारा अर्थ से डिक्लाइन हो रहा है, और उसका जो उंगली उठ रहा है हमारे इंसानियत पे कि इंसान उसको इंसान के जो एक्टिविटीज़ है उसकी वजह से ही जो है उसका लॉस हो रहा है। ओके, द कॉलोनाइजेशन ऑफ ट्रॉपिकल पैसिफिक आइलैंड्स by human is said to have led the extinction of more than 2000 species of birds। समझ में, ट्रॉपिकल पैसिफिक आइलैंड का में जो ह्यूमन बींग्स का कॉलोनाइजेशन हो गया। ठीक है, ट्रॉपिकल पैसिफिक आइलैंड में जो ह्यूमन्स का कॉलोनाइजेशन हुआ उसकी वजह से 2000 स्पीशीज़ ऑफ नेटिव बर्ड्स क्या हुआ, मतलब उनका एक्सटिंक्शन हो गया। कैसे एक्सटिंक्शन हुआ, मतलब जब ट्रॉपिकल पैसिफिक आइलैंड में जब ह्यूमंस कॉलोनाइज हुआ तो वहाँ बिल्डिंग्स बने, पेड़ काटा गया तो नेस्ट टूट गया, तो ऐसा करेगा उतने उतने स्पीशीज़ ऑफ बर्ड्स वहाँ से एक्सटिंक्ट हो गए। ठीक है, फिर उसके बाद द IUCN, द इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर, रेड लिस्ट 2004 डॉक्यूमेंट द एक्सटिंक्शन ऑफ 784 स्पीशीज़ including 338 vertebrates, 359 invertebrates and 87 plant in the last 500 years। ठीक है, तो रेड डेटा बुक में क्या होता है, क्वेश्चन आ सकता है नीट में। व्हाट डज द रेड डेटा बुक ऑफ IUCN कंसिस्टिंग ऑफ। ठीक है, मतलब कंटेन्स, रेड डेटा बुक कंटेन्स द लिस्ट ऑफ द एक्सटिंक्ट स्पीशीज। ठीक है, और दूसरी बात है कि नीट पॉइंट ऑफ व्यू या एम्स पॉइंट ऑफ व्यू, ये जो नंबर है 784, ये कोई फिक्स नंबर नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं है, ये क्वेश्चन नहीं है ये नंबर, लेकिन ये पूछ सकता है कि रेड डेटा बुक में क्या होता है। तो यहाँ पे आपको पता है रेड डेटा बुक कंसिस्टिंग ऑफ द नंबर ऑफ एक्सटिंक्ट स्पीशीज। समझे, सम एग्जाम्पल्स ऑफ रिफरेंट एक्सटेंशन आर डोडो ऑफ मॉरिशियस। ठीक है, डोडो एक बहुत बड़ा एक बर्ड था, मॉरिशियस में एक्सटेंट हुआ। क्वैगा ऑफ अफ्रीका, थाइलासीन ऑफ ऑस्ट्रेलिया एंड स्टिलर सीका ऑफ रशिया एंड 3 सब स्पीशीज बाली, जावन एंड कैस्पियन ऑफ ट्राइबा। ठीक है, तो विच स्पीशीज ऑफ द टाइगर आर एक्सटिंक्ट, बाली, जावा एंड कैस्पियन स्पीशीज ऑफ टाइगर आर एक्सटिंक्ट। ये आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि किसी भी क्वेश्चन में इन ऑप्शन आ सकता है ना, ऑप्शन में एक आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, तो इसको आपको ये ऑलरेडी याद रखना ही जरूरी है। ठीक है, स्टेलर सी को याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। अपना डोडो ऑफ मॉरिशियस बहुत इंपॉर्टेंट, क्वैगा ऑफ अफ्रीका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, थैलासीन इज एक्सटिंक्ट स्पीशीज ऑफ, ऑप्शन में आ सकता है रशिया, मॉरिशियस, तो इसका आंसर ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, द लास्ट 20 years alone has witnessed the disappearance of the 27 species। Careful analysis of records shows that the extinction across the taxa are not random। ठीक है, रैंडम मतलब समझा, रैंडम मतलब क्या है कि मनमानी नहीं होता एक्सटिंक्शन। ठीक है, यानी कि सिस्टमेटिक एक्सटिंक्शन हो रहा है। सम ग्रुप्स लाइक एम्फीबियन अपीयर टू बी मोर वल्नरेबल टू एक्सटिंक्शन। ठीक है ना, एम्फीबियन जो होता है वो ज़्यादा वल्नरेबल, ज़्यादा प्रोन है, ज़्यादा ये है एक्सटिंक्शन। ठीक है ना, एडिंग टू द ग्रिम सिनेरियो ऑफ एक्सटिंक्शन इज द फैक्ट दैट मोर देन 15,500 स्पीशीज ऑफ वर्ल्ड वाइड आर फेसिंग थ्रेट टू एक्सटिंक्शन। प्रेजेंटली 12% ऑफ द ऑल बर्ड स्पीशीज। ठीक है, 23% of the mammals species, 32% of the amphibian species and 31% of gymnosperm species फेस द थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शन। ठीक है ना, तो मतलब बहुत सारे स्पीशीज़ जो है थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शन यानी कि एक्सटिंक्ट होने का थ्रेट को फेस कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ दूसरा पॉइंट है, फ्रॉम अ स्टडी ऑफ द हिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड अर्थ थ्रू फॉसिल रिकॉर्ड्स वी लर्न दैट लार्ज स्केल लॉस ऑफ स्पीशीज़ लाइक द वन वी आर currently witnessing has also
हैपेंड अर्लियर इवन बिफोर ह्यूमन बीन अपीयर ऑन दी सी, मतलब ह्यूमन बीन अर्थ में आने के पहले ही डायनासोर का एक्सटेंशन हो गया, डायनासोर एक्सटिंक्ट हो गया था ना, तो वैसे ही अभी भी एक्सटिंक्ट हो रहा है, ठीक है। तो ये हो गया ड्यूरिंग द लॉन्ग पीरियड दैट इज मोर देन 3 billion years ago since the origin and diversification of life on earth there are 5 periods of mass extinction of the species. हाउ इज द सिक्स्थ, मतलब हम लोग का जो ज़माना चल रहा है ना, इसके इस ज़माने से पहले ज़माने में 5 मास एक्सटेंशन हो चुका है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे बोल रहे हैं कि सिक्स्थ एक्सटिंक्शन भी होने वाला है क्या, ऐसा मतलब साइंटिस्ट लोग सोच रहे हैं। हाउ इज द सिक्स्थ एक्सटिंक्शन प्रेजेंटली इन प्रोग्रेस डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस एपिसोड्स, द डिफरेंस इज इन द रेट द करंट, ठीक है। तो एक्सटिंक्शन तो हो ही रहा है, ठीक है, लेकिन जो रेट ऑफ एक्सटिंक्शन था वो पहले कंपेरिजन में अभी ज़्यादा है, ये बोल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। द डिफरेंस इज इन द रेट, द करंट एक्सटिंक्शन रेट्स आर एस्टिमेटेड टू 100 to 1000 times faster than the pre-human activities and activities responsible for the faster rates. मतलब हमारा जो मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंसान ह्यूमंस था, इसके पहले भी ऑर्गेनिज्म एक्सटिंक्ट हो रहा था, ठीक है, लेकिन वो जो एक्सटिंक्शन था वो इतना मास एक्सटिंक्शन नहीं था, मतलब स्लोली एक्सटिंक्ट हो रहा है। लेकिन अभी का जो एक्सटिंक्शन रेट है वो इतना रैपिड, इतना फास्ट है कि वो एक प्रॉब्लमेटिक या सोचने वाली बात है, ओके ना, ये हो गया। Ecologists warn that if the present trend continues, nearly half of the species of the earth must be wiped out in the next 100 years. अगर ऐसा ही रेट ऑफ एक्सटिंक्शन चलते रह गया तो स्पीशीज़ में से हाफ ऑफ द स्पीशीज आज जो है एक्सटिंक्ट हो जाएगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट है, इन जनरल द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन रीजन में लीड टू A. Decline in the plant production. B. Lowered resistance to environmental perturbations such as drought and increased in variability in certain ecosystem processes such as plant productivity, water use, pest and disease cycles, ठीक है। तो बायोडाइवर्सिटी का लॉस जो होता है वो एक रीजन में किस तरह इफेक्ट करता है, तो पहला है कि प्लांट प्रोडक्शन, भाई अगर बायोडाइवर्सिटी कम हो जाएगा तो प्लांट प्रोडक्शन कम हो जाएगा, मतलब प्लांट एक्सटिंक्ट हो रहा है तो प्लांट प्रोडक्शन कम होगा ना, ऑब्वियसली। दूसरा पॉइंट क्या है कि लोअर्ड रेजिस्टेंस टू एनवायरमेंटल पर्ट्यूबेशंस, मतलब देखो प्लांट कम हो रहा है, अब प्लांट जो होता है अपने रूट के द्वारा सॉइल इरोजन को या ड्रोट प्रोसेस में क्या होता है कमी लाते हैं, ठीक है। तो ठीक है, तो ये सब से क्या होगा कि तो ये जो है ना नेचुरल कैलामिटीज़ में भी हम लोग का रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। इंक्रीज द वेरिएबिलिटी इन इकोसिस्टम प्रोसेस प्लांट प्रोडक्टिविटी, तो बहुत सारा ये हो जाएगा, वेरिएशन है ना, ऊपर नीचे हो जाएगा ना, ये है, ठीक है ना, इतना बोल रहा है। वाटर यूज एंड पेस्टिसाइड्स जो भी है, सच एज प्लांट प्रोडक्टिविटी, वाटर यूज, पेस्ट एंड डिसीज साइकिल्स, ठीक है। तो ये सब में क्या होगा, वेरिएबिलिटी आ जाएगा, ज़्यादा डिसीज होने लग जाएगा या कम डिसीज होने लग जाएगा, कि पेस्ट बढ़ जाएंगे, है ना। सब मैं बता रहा हूँ, पेस्ट क्या होता है, जो कीड़े होते हैं, कीड़े कौन खाता है, चिड़िया खाता है, चिड़िया एक्सटिंक्ट हो गया तो क्या होगा, कीड़े बढ़ेंगे, और कीड़े बढ़ेंगे क्या होगा, हमारे यहाँ जो खाना को पोल्यूट करेंगे और अपने को भी साथ साथ दूसरे ऑर्गेनिजम्स को भी डिसीज होगा। तो ऐसा जो है एक चेन चलता है, ओके ना। दूसरा है कॉज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस, ठीक है। अब उसका कॉज क्या, ये यहाँ भी कॉज पढ़ रहे हैं, ठीक है, ये मेन चीज़ है। द एक्सेलरेटेड रेट ऑफ स्पीशीज एक्सटेंशंस दैट द वर्ल्ड इज फेसिंग नाउ आर लार्जली ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज़, ठीक है। तो भाई अब कॉज क्या है, सिंपल सी बात है, ह्यूमन एक्टिविटीज़। तो उसको हम लोग इविल क्वारलेट बोलते हैं, इविल क्वार मतलब 4, तो 4 कॉज है, और वो 4 कॉज को हम लोग बोलते हैं इविल क्वारलेट, ठीक है। पहला कॉज क्या, हैबिटेट लॉस एंड फ्रैगमेंटेशन, दूसरा है ओवर एक्सप्लॉयटेशन, तीसरा है एलियन स्पीशीज इन्वेजन, चौथा है को एक्सटिंक्शन, ठीक है। तो पहले हम पढ़ते हैं हैबिटेट लॉस एंड फ्रैगमेंटेशन, ठीक है। हैबिटेट लॉस एंड फ्रैगमेंटेशन, तो ये जो है ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉजिंग ड्राइविंग द एनिमल्स एंड प्लांट टू एक्सटिंक्शन। द मोस्ट ड्रामेटिक एग्जांपल्स ऑफ हैबिटेट लॉस कम फ्रॉम द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ठीक है, अपना जो क्लाइमेट है वो, ठीक है। वंस कवरिंग मोर देन 14% ऑफ द लैंड अर्थ्स लैंड सरफेस, दिस रेन फॉरेस्ट आर नाउ नॉट कवर मोर देन 6%, ठीक है। तो हैबिटेट लॉस क्या हो जा रहा है कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो होता है ना, कम हो गया, पहले 12% था, अब 6% हो गया, उसका अभी क्यों कम हो रहा है, देर आर बींग डिस्ट्रॉयड फास्ट बाय द टाइम यू फिनिश दिस रीडिंग द चैप्टर। आप अभी जो पढ़ रहे हो मेरे लेक्चर को आप देख रहे हो ना, इस लेक्चर खत्म होने के पहले ही 1000 ट्रीज और कट चुका होगा, 1000 ट्रीज नहीं, 1000 मोर हेक्टेयर मतलब साला एकर्स, बहुत सारे एकड़ हो जाएगा, more acre hectare would have been lost. The Amazon rainforest, it is so huge that it is called as lungs of the planet, ठीक है। Harboring more than million species is being cut and cleared for cultivation of soya beans and or for conversion to grassland for raising beef cattle.
Besides total loss, the degradation of many habitats by pollutions also threatens the survival of the many species. ठीक है, when large habitats are broken into small fragments due to human activities and mammals and birds requiring large territories, certain animals and migratory birds are badly affected, leading to the population decline. ठीक है ना, तो हैबिटेट का लॉस होना मतलब बायोडाइवर्सिटी का लॉस क्या क्यों हो रहा है? पहला पहला है इविल कोऑर्डिनेट में सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे फर्स्ट मोस्ट कॉज है क्या? हैबिटेट लॉस एंड फ्रैगमेंटेशन। मतलब जैसे कि हम लोग घर बनाने के लिए या मॉडर्न हम लोग का जो ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, तो घर बन रहा है, घर बन रहा है तो क्या हो रहा है? पेड़ पौधे या जंगल पूरा साफ़ हो रहा है, और जंगल साफ़ हो रहा है तो उस जंगल में रहने वाले एनिमल्स भी साफ़ हो रहे हैं, तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए। ठीक है ना। अब दूसरा हम लोग क्या है? ओवर एक्सप्लॉयटेशन, मतलब ओवर यूज़ करना एनिमल्स को। ठीक है ना। ह्यूमन्स हैज़ बिन डिपेंडेंट ऑन नेचर फॉर फूड एंड शेल्टर, हम लोग तो ऑब्वियसली डिपेंडेंट है, बट व्हेन द नीड टर्न्स इनटू ग्रीड इट लीड्स टू ओवर एक्सप्लोटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है। मैनी स्पीशीज एक्सटिंक्ट इन द लास्ट 500 years, टेलर सी कौ एंड पैसेंजर पिजन आर ड्यू टू ओवर एक्सप्लोटेशन बाय ह्यूमन बींग्स। प्रेजेंटली मैनी मराइन फिश populations around the world are over harvested, endangering the continued extinction of some commercially important species. समझे? मेन कॉज हैबिटेट लॉस एंड फ्रैगमेंटेशन। सेकंड नंबर है मेन कॉज ओवर यूज़, ओवर एक्सप्लॉयटेशन। ठीक है ना। टेलर सी का उसका एग्जांपल है कि हम लोग जो है ये सारे ऑर्गेनिजम्स को ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, ज़्यादा यूज़ कर 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 करके उनको ख़त्म कर रहे हैं। ओके ना। ये दूसरा। तीसरा पॉइंट क्या है? एलियन स्पीशीज़ इन्वेशन, यानी कि एलियन मतलब बाहर का स्पीशीज़ को एक नया हैबिटेट में लाना, और वो स्पीशीज़ जो है इन्वेजिव, मतलब समझ में आ रहा है कि अगर आप एक गाय भैंस बकरा का पॉपुलेशन है इकोसिस्टम में, ठीक है, उस इकोसिस्टम में अगर आप 100 शेर को लेके आ गए तो क्या होगा? सारे गाय भैंस बकरा डेट मर जाएंगे, एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, है कि नहीं? तो ऐसा हो रहा है। तो उसका इसका ही मतलब मैं आपको भी शॉर्ट फॉर्म समझा चुका हूँ। व्हेन एलियन स्पीशीज आर इंट्रोड्यूस्ड अनइंटेंशनली मतलब बिना मतलब जानबूझकर नहीं करते हैं तो, और डेलिबरेटली, ठीक है, अनइंटेंशनली डेलिबरेटली अगर हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं, सम ऑफ देम टर्न इन्वेजिव, बताया ना आपको एग्जांपल शेर वाला, उस वो वाला, ठीक है, एंड कॉज डिक्लाइन इन एक्सटिंक्शन ऑफ इंडिजीनियस स्पीशीज, मतलब वहाँ का नेटिव, वहाँ का जो लोकल पॉपुलेशन था गाय भैंस, उनका इन्वेजन। ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल है ये अपना नाइल पर्च। ठीक है। नाइल पर्च जैसे तो नाइल पर्च जो था इसको इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड इनटू लेक विक्टोरिया इन द ईस्ट अफ्रीका। ठीक है। इन द ईस्ट led to the extinction of ecologically unique assemblance of more than 200 species of cichlid fish. You must be familiar with the environmental damage caused and threat posed to our native species by invasion of the weed carrot grass Parthenium, लंटाना एंड वाटर हायासिन। ठीक है। पार्थिनियम, लंटाना एंड वाटर हायासिन क्या है? वीड है। तो ये क्या? अनवांटेड प्लांट है। ये अनवांटेड प्लांट को जब हम लोग एक खेत में लाते हैं तो वो क्या करता है? वो पूरा खेत को बंजर बना देता है ना। तो ये भी एक हैबिटेट लॉस हो जाता है ना। तो ये ठीक है। द रीसेंट इलीगल इंट्रोडक्शन ऑफ अफ्रीकन कैटफिश क्लेरियस गैरी पाइनस फॉर एक्वाकल्चर पर्पसेस इज पोजिंग अ थ्रेट टू इंडिजिनियस कैटफिश इन आवर रिवर्स। ठीक है। एक्वाकल्चर मतलब क्या होता है? एक्वाकल्चर मतलब कल्टीवेशन ऑफ दी फिश फॉर पिसीकल्चर। एक्वाकल्चर मतलब है ना कल्टीवेशन ऑफ दी फिश एंड वाटर प्रोडक्ट्स। ठीक है। तो यहाँ पर समझ में आ गया कि एलियन स्पीशीज इन्वेशन क्या होता है कि दूसरा प्रजाति को एक नया एक इकोसिस्टम डालने से वो प्रजाति जब इन्वेजिव हो जाता है, यानी कि वो जो इन्वेजिव मतलब क्या होता है? बर्बाद करने वाला हो जाता है, यानी कि स्ट्रांग हो जाता है। शेयर वाला एग्जांपल है ना, समझ। अब फोर्थ एग्जांपल, तो इसका दो एग्जांपल है एलियन स्पीशीज इन्वेजन का। पहला है नाइल पर्च इंट्रोड्यूस इन द लेक विक्टोरिया, दूसरा है हम लोग का पार्थिनियम ग्रास, लंटाना एंड वाटर हायस। वाटर हायसिन जो होता है, आप कभी कोई भी तालाब में देखोगे ना तो ब्लू कलर का फूल वाला एक पौधा होगा। ठीक है। उसको बोलते हैं वाटर हायसिंथ और आइकोर्निया। वो ना पानी का ऑक्सीजन कम कर देता है और वहाँ का फिशेस और वहाँ का जो दूसरे जो ऑर्गेनिज्म है मर जाते हैं। ठीक है। ये तो अगर आप दलपत सागर देख रहे हो वहाँ पे भी सब ये बहुत प्रॉब्लम है। ये जो वाटर हायसिंथ जो है ये अंग्रेज लोग लेके आए थे हमारे इंडिया में। अंग्रेजों की रानी जो थी उनको पसंद था ये वाला फूल। ठीक है ना। उनका ब्यूटी ऑफ फ्लावर की वजह से लेके आया गया था। ठीक है। ये हो गया। फिर को एक्सटिंक्शन मतलब क्या होता है कि फॉर एग्जांपल गाय है। ठीक है। गाय का जो शरीर में क्या क्या है? बहुत सारे कीड़े होते हैं। ठीक है। अब गाय का शरीर में कीड़े कभी कभी देखे होगा कि आप गाय के ऊपर में खूब सारे कौवे या चिड़िया बैठे रहती है। क्यों? वो चिड़िया गाय के ऊपर बैठ करके वो क्या बोलते हैं, वो जो छोटे छोटे जो बीटल्स होते हैं ना कीड़े, उनको चुप चुप खाती है। तो अगर गाय एक्सटिंक्ट हो गया तो क्या होगा? ऑब्वियसली वो जो कीड़ा है वो भी एक्सटिंक्ट हो जाएगा। तो अगर कीड़ा एक्सटिंक्ट हो गया क्या होगा? इसका इफेक्ट किस पे पड़ेगा? वो चिड़िया जो गाय के ऊपर बैठती है ना उस पर इफेक्ट पड़ेगा। तो ऐसे क्या को एक्सटिंक्शन हो जा रहा है। ओके। व्हेन स्पीशीज बिकम एक्सटिंक्ट द प्लांट एंड एनिमल स्पीशीज एसोसिएटेड विद इट इन ऑब्लिगेटरी और
बिकम एक्सटिंक्ट, ठीक है, समझे ना। अगर एक स्पीशीज़ एक्सटिंक्ट हो रहा है तो दूसरा स्पीशीज़ भी उसके साथ में जो एसोसिएटेड था वो भी एक्सटिंक्ट हो जा रहा है, ठीक है। व्हेन अ होस्ट फिश स्पीशीज़ बिकम एक्सटिंक्ट इट्स यूनिक असेंबलेंस ऑफ पैरासाइट्स, मतलब उसके अंदर जो पैरासाइट्स था उस स्पीशीज़ फिश के अंदर वो भी एक्सटिंक्ट हो जाए। अनदर एग्जांपल इज द केस ऑफ को इवॉल्व्ड प्लांट पॉलिनेटर म्यूचुअलिज्म वेयर एक्सटिंक्शन ऑफ वन वेरिएबल लीड टू द एक्सटिंक्शन ऑफ द अदर्स, ठीक है। तो प्लांट पॉलिनेटर रिलेशनशिप में भी ऐसी होता है, ठीक है। दूसरा है समझ में आना, इविल कोरिलेट क्या है, जो लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी का क्या है, इविल कोरिलेट है, ठीक है। रीजंस फॉर लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी इज द इविल कोरिलेट। मोस्ट इंपॉर्टेंट इविल कोरिलेट इज हैबिटेट लॉस एंड एक्सटेंशन, सेकंड नंबर इज ओवर एक्सप्लोटेशन, थर्ड नंबर इज एलियन स्पीशीज इन्वेशन, मेन एग्जांपल नील पर्च एंड द वीड, ठीक है। और फोर्थ एग्जांपल को एक्सटेंशन का एग्जांपल प्लांट पोलिनेटर रिलेशनशिप एंड। अब दूसरा है बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, वाई शुड वी कंजर्व द बायोडाइवर्सिटी। अब हम लोग का मेन टॉपिक है, पूरे चैप्टर का जो नाम है उसका जो है ये टॉपिक है, ठीक है। टॉपिक थोड़ा ज़्यादा बड़ा नहीं है, एक ही पेज का है, ख़त्म, ठीक है, इतना है और चैप्टर ख़त्म, ठीक है। चलो ठीक है, ठीक है। वाई शुड बी कंजर्व द बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। देयर आर मैनी रीजन्स, ठीक है। Some obvious and others are not so obvious but all equally important. They can be grouped into three categories: narrowly utilitarian, broadly utilitarian and ethical, ठीक है। तो कंजर्वेशन क्यों करना है इसका अपने को अपना रीज़न है। तो पहला है नैरोली यूटिलिटेरियन, मतलब एक बहुत ही छोटा सोच, ठीक है। दूसरा है ब्रॉडली यूटिलिटेरियन, बहुत बड़ा और अच्छा सोच, ठीक है। तीसरा है एथिकल यानी कि लॉजिकल सोच, ठीक है ना। तो पहला हम लोग ऐसे करते हैं, व्हाट इज़ नैरोली, ठीक है, छोटा सोच क्या है, ठीक है। नैरोली यूटिलिटेरियन आर्ग्यूमेंट फॉर बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन आर ऑब्वियस। ह्यूमन बीइंग डिराइव काउंटलेस डायरेक्ट बेनिफिट फ्रॉम द नेचर लाइक फूड, सीरियल, पल्सेशन, फ्रूट, फायरवुड, फाइबर, कंस्ट्रक्शन मटेरियल, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, टैनिन्स, लुब्रिकेंट्स, डाइज, ठीक है, lubricants, tannins, lubricants, dyes, resins, perfume, etc., and products of medicinal importance. More than 25% of the drugs are sold in the markets are derived from the plant, and 25,000 species of plant contribute to traditional medicines used by native people around the world. Nobody knows how many more medicinally useful plants are there in tropical rainforest waiting to be explored. With increased resources putting into bioprospecting, exploring molecular, genetic and subspecies diversity for products, ठीक है। बायो प्रोस्पेक्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। इसका मतलब क्या होता है, बायो प्रोस्पेक्टिंग का मतलब ये होता है एक्सप्लोरिंग मॉलिकुलर, जेनेटिक एंड स्पीशीज लेवल डाइवर्सिटी फॉर प्रोडक्ट्स ऑफ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। ये क्वेश्चन मेरे को लगता है इस बार ना अगर ये आने के चांसेस ज़्यादा है, कभी पूछा नहीं गया किसी एग्जामिनेशन में, यहाँ आ सकता है, ठीक है। तो बायो प्रोस्पेक्टिंग का मतलब क्या होता है कि मॉलिकुलर जेनेटिक और सब स्पीशीज़ लेवल में जो डाइवर्सिटी है उसको प्रोडक्ट इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में जो इंपॉर्टेंस के लिए जो प्रोडक्ट बन सकता है उसके लिए देखने का साइंस को बोलते हैं, या फिर उसको बोलते हैं प्रोसेस को बोलते हैं बायो प्रोस्पेक्टिंग, ठीक है। ये समझ लीजिए, ठीक है, ये होगा। तो नैरोली यूटिलिटेरियन सोच क्या बोलता है कि नैरोली यूटिलिटेरियन सोच वाई शुड बी कंजर्व बायोडाइवर्सिटी का नैरोली यूटिलिटेरियन सोच जो होता है वो ये बोलता है कि चूँकि हम लोग नेचर से इतना बेनिफिट उठाते हैं, ठीक है, इसलिए हमको बचाना चाहिए, ठीक है। ये कौन सी सोच है, नैरोली यूटिलिटेरियन सोच, ठीक है। अब दूसरा है ब्रॉडली यूटिलिटेरियन सोच, 56 इंच का सीने वाला सोच बोल सकते हो उसको, ठीक है। वो क्या बोलता है, argues that the biodiversity plays a major role in our ecosystem that nature provides, ठीक है। The fast dwindling Amazonian forests are estimated to produce through photosynthesis 20% of the total ऑक्सीजन ऑन द अर्थ्स एटमॉस्फेयर, ठीक है। तो अमेजोन रेन फॉरेस्ट जो होता है ये हमारा अर्थ का जो ऑक्सीजन है उसका 20% ऑफ टोटल ऑक्सीजन क्या करता है, ये अपना प्रोड्यूस करता है, ठीक है। इसलिए इसको इंपॉर्टेंस बोलता है क्या है, 56 इंच सीना वाला सोच, मतलब ब्रॉडली यूटिलिटेरियन सोच, ओके। Can we put a economical value of this service by nature? You can get some idea by finding how much your neighborhood hospital spend on a cylinder of oxygen. Pollination, without which plant cannot give us fruit or seed, is another service. Ecosystem provided through pollinator layers, ठीक है, bees, bumblebees, birds and bats. What will be the cost of accomplishing pollination without the help from natural pollinators? There are other intangible, मतलब जो अपन गिन नहीं सकते है ना, ऐसे बेनिफिट भी है, that are derived from the nature. The aesthetic pleasure of walking through thick woods, watching spring flowers in a bloom, or waking up in bulbul singing in this morning. Can we put this such price tag for the
थिंग, ठीक है ना। तो 56 इंच वाला सिग्नल सोचिए बोलता है कि हम लोग अमेजोन का बारे में बात करते हैं, तो अमेजोन रेन फॉरेस्ट जो होता है वो 20% ऑफ द टोटल अर्थ का रिक्वायरमेंट पूरा करता है। पॉलिनेटर जो होता है वो पूरा पॉलिनेशन करके हम लोग को फल और जो अदर हम लोग जो प्रोडक्ट बेचते हैं उसका पैसा देता है, ठीक है। दूसरा है हम लोग अगर जंगल में चलते हैं, जंगल घूमने जाते हैं या नदी किनारे जाते हैं, तो हमको जो एक मज़ा आता है ना, वो मज़ा का कोई कोई मतलब मोल है, कोई प्राइस है क्या, पूछ रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, ब्रॉडली यूटिलिटेरियन सोच, ठीक है ना। तो इसमें हम लोग को इसमें क्या है, इसमें एक नेचुरल चीज़ किया है, ठीक है। इसमें एक अच्छा चीज़ को प्रमोट करने की कोशिश किया गया, ठीक है। किसमें, ब्रॉडली में। नैरोली में ये था कि हम लोग उसका मज़ा उठाते हैं नेचर का, इसलिए हम लोग बचा रहे हैं, ये बोला, ठीक है ना। अब तीसरा है एथिकल। एथिकल मतलब एथिक्स यानी कि वैल्यू वाला, ठीक है। मतलब एक लॉजिकल साइंस बेस्ड मेथड क्या है, मतलब कंजर्वेशन का नीड क्या है। द एथिकल आर्ग्यूमेंट फॉर कंजर्विंग बायोडाइवर्सिटी रिलेट्स टू व्हाट वी ओव टू मिलियन ऑफ प्लांट एनिमल एंड माइक्रोब्स with whom we share this planet, ठीक है। Philosophically or spiritually we need to realize that every species has an intrinsic value, even if it may not be of current or economic value to us. We have a moral duty to care for the well-being and pass our biological legacy in good order to future generation। मतलब हम लोग जो भी एंजॉय कर रहे हैं ये अपने लिए गिफ्ट है, नेचर का गिफ्ट है, इसको हम लोग आने वाली जनरेशन को बचाना ये हमारा फ़र्ज है, समझ में आ रहा है। हम धरती माँ के बच्चे हैं, मतलब ऐसा एक उसका एक वो है एथिकल आर्गुमेंट, मतलब फिलोसॉफिकल वो है ना, मतलब समझ में आ रहा है, एक काव्यता टाइप का, ठीक है ना। वो है कि हम लोग उसको इतना हमको एक बेनिफिट मिल रहा है, तो ये हमारा फ़र्ज बनता है ना, कि इसको हमको प्रिजर्व करें, उनको मरने से रोकें, उनका खात्मा होने से रोकें, और हमारे फ्यूचर वाले को भी सिखाएं और उनको भी भोगने का उपाय दें, मतलब रास्ता बना दें, ठीक है। अब दूसरा है कैसे हम, अब आखिरी टॉपिक है, ठीक है। व्हाट इज़ बायोडाइवर्सिटी पढ़ लिए है ना, उसका क्यों हम कंजर्व करें। अब आखिरी टॉपिक है कैसे कंजर्व करें, वाई वी शुड, हाउ टू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। तो इसका दो मेथड है, इन सिटू और एक्स सिटू, ठीक है। इसका मैं मतलब समझाऊंगा अभी, ठीक है। व्हेन वी कंजर्व एंड प्रोटेक्ट द इकोसिस्टम, इट्स बायोडाइवर्सिटी एट ऑल लेवल्स इज प्रोटेक्टेड, ठीक है। तो अगर हम लोग एक पूरा इकोसिस्टम को कंजर्व करेंगे तो उसका जो बायोडाइवर्सिटी का पूरे लेवल में प्रोटेक्ट रहेगा, ठीक है। ये हो गया। We save the entire forest to save the tiger. This approach is called as in situ conservation, मतलब in situ conservation, ठीक है। When there are situations where animal or plant is endangered or threatened and needs to urgent measure to save, ex situ conservation is the desirable approach, समझ में। तो एक तो कंजर्वेशन का दो मेथड है, एक तो इन सिटू और एक अपना एक्स सिटू, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अगर हम लोग एक टाइगर को बचाना है, तो हम लोग टाइगर का पूरा हैबिटेट को कंजर्व करें, मतलब जैसे कि 100 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया पूरा कंजर्व कर दिए, वहाँ पे कोई शिकार नहीं करेगा, ऐसा बोलते हैं। तो वो क्या हुआ, इन सिचुएशन कंजर्वेशन है कि इन मतलब समझ में। दूसरा है कि टाइगर का बीमार हो गया है ना, अब ख़त्म होने वाला है, तो उसको हम लोग उठा करके एक एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में लाते हैं, तो वो हो गया एक्स सिटू, एक्सटर्नल सिचुएशन, है ना। इन सिटू मतलब क्या होगा, इनसाइड द सिचुएशन, ठीक है। समझ में आया ना, मतलब समझो, इन सिटू इनसाइड द सिचुएशन। टाइगर को बचाना है तो पूरा फॉरेस्ट को बचा दिए, कुछ नहीं किया, ठीक है। इसको बोलते हैं इन सिटू, ठीक है। अब दूसरा है कि टाइगर को बचाना है लेकिन अपना कोई उपाय नहीं है, ठीक है। टाइगर ख़त्म होने वाला है, ठीक है, थ्रेटेंड है, दूसरे स्पीशीज को खा रहे हैं, तो टाइगर को अपन एक जू में लेके आए, वहाँ पे हम लोग पूरा है उसको एनवायरनमेंट दिए, तो ये हो गया एक्सटर्नल एक्स सिटू हो गया, ठीक है ना। अब पढ़ते हैं इन सिटू में क्या क्या आता है, एक्स सिटू में क्या क्या आता है, ठीक है। तो इन सिटू हम लोग आता है इन सिटू कंजर्वेशन फेस्ड विद द कन्फ्लिक्ट बिटवीन डेवलपमेंट एंड कंजर्वेशन। मेनी नेशंस फाइंड इट अनरियलिस्टिक एंड इकोनॉमिकली नॉट फीसिबल to conserve all their biological wealth. Invariably, the number of species waiting to be saved from extinction far exceeds the conservation resources available. On global basis, this problem has been addressed by eminent conservationists. They identified maximum protection certain biodiversity hotspot regions with very high level of species richness and high degree of endemism. What is meaning of endemism? That is species confined to that region and not found anywhere else. समझे। तो इन सिटू कंजर्वेशन जो होता है एक मेथड है, ठीक है, जब हम लोग पूरा एक एनवायरनमेंट को कंजर्व करते हैं। तो ये जो मेथड है ये बहुत सारे डेवलप नेशंस लाइक यूएसए यूके को फिजिबल नहीं लगा, कि बोला भाई ये तो बहुत मुश्किल है ना, इतना बड़ा चीज़ को हम लोग इतना बड़ा एरिया कोई छोड़ दे तो बहुत दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। और इतना ज़्यादा स्पीशीज एंडेंजर में है कि जो अपने रिसोर्सेज है ना
इंस्टीट्यूट कंजर्वेशन के लिए, वही काफ़ी नहीं है। तो ये हो गया, ठीक है, ये आइडेंटिफाई। तो इसमें क्या हुआ कि पूरे ग्लोबल मतलब पूरे अर्थ में कुछ कुछ रीज़न को ही आइडेंटिफाई कर लिया गया है कि ये रीज़न भैया ज़रूरी है, अब बाकी सबको हम लोग किसी और मेथड से कंजर्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो इनिशियल 25 बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट वेयर आइडेंटिफाइड, ठीक है, बट सब्सिक्वेंटली 9 मोर हैज़ बिन एडेड टू द लिस्ट एंड एडिंग टोटल नंबर ऑफ बायोडाइवर्सिटी टू 34, ठीक है। तो हाउ मेनी नंबर ऑफ बायोडाइवर्सिटी, टोटल नंबर ऑफ बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट इन द वर्ल्ड इज 34, समझे। तो ये क्या हुआ कि हम लोग को इन सिटू कंजर्वेशन करना अच्छी बात है, ठीक है, एक पूरे एरिया को कंजर्व करना, तो ये क्या है, फिजिबल नहीं है, तो है ना कि एक लार्ज स्केल में करने का फिजिबिलिटी कम है, ठीक है, मतलब ये पॉसिबिलिटी कम है, यानी कि मतलब टेक्निकली इम्पॉसिबल था। तो सिर्फ 34 बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट क्या है पूरे पूरे इंडिया या मतलब पूरे ग्लोबल में डिस्कवर कर दिया गया है, और वही को एक मेनली इसको कंजर्व करते हैं, ठीक है। बाकी सबको हम लोग बाकी जो भी ऑर्गेनिज्म को एन एक्स टू कंजर्वेशन में लाते हैं, ठीक है। These hotspots are are reasons also accelerated habitat loss, ठीक है। Three these spots, Western Ghats and Sri Lanka, Indo-Burma, Himalaya covers countries exceptionally high diversity regions. Although all biodiversity hotspots put together cover less than 2% of the Earth's land, the number of species they collectively harbor is extremely high, and strict protection of these habitats could reduce the ongoing mass extinction by 30%, ठीक है। तो कुछ ऐसे एरिया जहाँ पे हाई नंबर ऑफ स्पीशीज़ थे और हाई नंबर ऑफ एक्सटिंक्शन हो रहा था, उसको हम लोग प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, किसके माध्यम से, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट के माध्यम, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट क्या क्या है, वेस्टर्न घाट्स एंड श्रीलंका, इंडो बर्मा, ठीक है, ये दो चीज़ें अपना, ठीक है। फिर उसके बाद इंडिया हैज़ यूनिक इकोलॉजिकल यूनिक एंड बायोडाइवर्सिटी रिच रीजन्स एंड लीगली प्रोटेक्टेड एज बायोस्फीयर, ठीक है। तो इंडिया में क्या है, बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क्स एंड सेंचुरीज में के माध्यम से हम लोग प्रोटेक्शन कर रहे हैं, ठीक है। इंडिया हैज़ 14 बायोस्फीयर रिजर्व्स, 90 नेशनल पार्क एंड 448 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये जो नंबर है इसको याद रखना इंपॉर्टेंट, ठीक है। अभी और ऐड हो चुका हुआ, लेकिन इसको याद रखिए, 14 बायोस्फीयर रिजर्व्स, 90 national parks and 448 wildlife sanctuaries. So India also has a rich history of religious and cultural tradition that emphasize the protection of nature. In many cultures, tracts of forest were set aside and trees and wildlife were वेनिरेटेड एंड गिवन टोटल प्रोटेक्शन, मतलब इसको पूजा जाता था, कुछ कुछ एरियाज़ में ना ट्रीज मतलब पेड़ पौधे को ही पूजा जाता था, ठीक है, पूजा करते थे उनका। सच सेक्रेड ग्रूव्स आर फाउंड इन खासी एंड जेंटिया हिल्स ऑफ मेघालय, अरावली हिल्स ऑफ राजस्थान, वेस्टर्न घाट्स ऑफ कर्नाटका एंड सरगुजा छत्तीसगढ़, सरगुजा चंदा एंड बस्तर एरियाज ऑफ मध्य प्रदेश एंड सॉरी छत्तीसगढ़ लिखा है, मिस्टेक है, ठीक है। इन चंदा जो है ये अपना एमपी में आता है शायद, और बस्तर तो छत्तीसगढ़ में आता है, ठीक है। इन मेघालय द सेक्रेड ग्रुप्स आर लास्ट रेफ्यूजीज फॉर लार्ज नंबर ऑफ रेयर एंड थ्रेटेंड प्लांट, ठीक है। तो कुछ कुछ एरियाज़ में मतलब पेड़ पौधों को पूजा जाता है, और बहुत इंपॉर्टेंट पेड़ पौधे हैं, ठीक है। तो उनमें सबसे इंपॉर्टेंट है खासी एंड जेंटिया हिल्स ऑफ मेघालय, अरावली हिल्स ऑफ राजस्थान, वेस्टर्न घाट्स ऑफ कर्नाटका एंड महाराष्ट्र, एंड सरगुजा बस्तर एंड छत्तीसगढ़ ऑफ मध्य प्रदेश, ठीक है, छत्तीसगढ़। इन मेघालय में सेक्रेड ग्रुप्स द लास्ट रेयर, मेघालय में भी एक है, ठीक है, बहुत सेक्रेड ग्रुप्स है, ठीक है। तो सेक्रेड ग्रुप्स क्या होता है कि कुछ कुछ एरियाज़ में ट्रीज़ को बहुत ही रेस्पेक्ट दिया जाता है, उसको छोड़ दिया, उसको मतलब बहुत पवित्र मानते हैं, तो वहाँ ना मतलब जाते ही नहीं, इतना पवित्र मानते हैं, ठीक है, ये होगा। तो इंडिया में बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क ऑफ फॉर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज द्वारा ये किया गया है, कंजर्वेशन करते हैं, और पूरे वर्ल्ड लेवल पे क्या है, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स को डिस्कवर किया गया, ठीक है। और हमारे इंडिया में जो है 3 अपने इंडिया में होता है, ठीक है, और 3 एक्सीलरेटेड हैबिटेट लॉस होता है, ठीक है, ये होगा। और पूरे के पूरे बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट को अगर मिलाते हैं तभी भी सिर्फ 2% के ऊपर नहीं होता है, ठीक है। अब आखिरी और हमारा लास्ट है एक्स टू कंजर्वेशन, जो हम लोग एक्सटर्नल, ठीक है, ऑर्गेनिज्म या स्पीशीज़ को उठा करके जू वगैरह में लेके आते हैं, उसको बोलते हैं एक्स टू कंजर्वेशन, ठीक है। यहाँ पढ़ते हैं, इन दिस अप्रोच थ्रेटेंड स्पीशीज एंड प्लांट एनिमल्स आर टेकन आउट फ्रॉम देयर हैबिटेट एंड प्लीव्ड इन स्पेशल सेटिंग्स वेयर दे आर प्रोटेक्टेड एंड गिवन स्पेशल केयर, ठीक है ना। तो जो स्पीशीज़ थ्रेट में है उसको उठा करके जू वगैरह में लेके आते हैं। जूलॉजिकल पार्क्स, बॉटनिकल गार्डन्स एंड वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क्स आर दिस सब पर, तो ये सब पार्क पर्पज़ के लिए ये सब पार्क वगैरह है, ठीक है। देयर आर मैनी एनिमल्स दैट हैव बिकम एक्सटेंट इन वाइल्ड बट कंटिन्यू टू बी मेंटेन इन जूलॉजिकल, बहुत सारे एनिमल ऐसे हैं जो वाइल्ड में यानी कि जंगलों में एक्सटेंट हैं, लेकिन जू वगैरह में अवेलेबल है अभी भी, ठीक है। इन रिसेंट ईयर्स एक्सटेंट कंजर्वेशन हैज़ एडवांस्ड बियॉन्ड कीपिंग थ्रेटेंड स्पीशीज इन एनक्लोजर्स। नो गैमेट ऑफ थ्रेटेंड स्पीशीज कैन प्रिजर्व इन वायबल एंड फर्टाइल कंडीशन फॉर लॉन्ग पीरियड्स यूजिंग क्रायो प्रिजर्वेशन टेक्निक्स।
एग्स कैन फर्टिलाइज्ड इन विट्रो एंड प्लांट्स कैन बी प्रोपेगेटेड यूजिंग टिश्यू कल्चर मेथड। ठीक है, अब तो भाई बहुत एडवांस हो चुका है, हम लोग ऑर्गेनिज्म का सीमन और जो अंडे को प्रिजर्व कर रहे हैं और खुद से हम लोग टेक्निकली बच्चे वगैरह मतलब है ना लेबोरेटरी में वो कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सीड्स वगैरह को क्रायो प्रिजर्व कर रहे हैं। ठीक है ना, ये सब और वो सब अंडे वगैरह को भी वो कर रहे हैं। बायोडाइवर्सिटी हैज़ नो पॉलिटिकल बाउंड्रीज बट इज कंजर्वेशन इज देयर फॉर अ कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल नेशंस। द हिस्टोरिक कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी द अर्थ समिट हेल्ड इन रियो डी जेनेरो। द हिस्टोरिक कन्वेंशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी द अर्थ समिट हेल्ड इन रियो डी जेनेरो इन 1992। ठीक है, तो बायोडाइवर्सिटी हिस्टोरिक समिट जो है क्या है, अर्थ समिट है, वो हमारा रियो डी जेनेरो में 1992 में हुआ था। ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हम लोग एक जगह और एक पॉइंट पढ़े थे इंपॉर्टेंट वाला, जो किसी भी एग्जाम में नहीं पूछा गया लेकिन यहाँ पर दिया है, दैट इज़ बायो प्रोस्पेक्टिंग। ठीक है, एक होता है ना बायो प्रोसेसिंग, एक आता है अपना। ठीक है, मतलब डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग एक पॉइंट आता है। ठीक है, उसमें 12th में आता है। वैसे ही मेरे ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से। ठीक है, एक्सप्लोरिंग मोलिकुलर जेनेटिक एंड स्पीशीज डाइवर्सिटी फॉर प्रोडक्ट्स फॉर इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस फॉर प्रोडक्ट्स फॉर इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, ये पॉइंट है अपना थोड़ा जो जो अपना पेंडिंग क्या था। ठीक है, तो अर्थ समिट, हिस्टोरिक अर्थ समिट 1992 में रियो डी जेनेरो में हुआ था। ठीक है, अपॉन ऑल नेशंस टू अप्रोप्रिएट मेजर फॉर कंजर्वेशन, मतलब ये जो अर्थ समिट में ये हुआ था कि पूरे वर्ल्ड को बोला था कि मेजर ऐसा अप्रोप्रिएट मेजर्स लो ताकि हमारा जो रिसोर्सेस है वो सस्टेन होए बचे। ठीक है, इन अ फॉलो अप द अर्थ समिट, तो अर्थ समिट के बाद जो वर्ल्ड समिट हुआ ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट हेल्थ इन 2002 इन जोहान्सबर्ग अफ्रीका। ठीक है, 192 कंट्रीज प्लेज देयर कमिटमेंट टू अचीव बाय 2010 अ सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन करंट रेट ऑफ बायोडाइवर्सिटी एट लॉस एंड a significant reduction in the current rate of biodiversity loss at global and तो लॉस करेंगे। ठीक है ना, तो सबसे इंपॉर्टेंट समिट क्या था, अर्थ समिट सबसे पहले बार हुआ था जो कि 1992 में रियो डी जेनेरो में हुआ था। उसके बाद में तो रियो डी जेनेरो में ये बोले कि हम लोग पूरे चीज़ को कंजर्व करेंगे। ठीक है, उसके बाद उसका फॉलो अप हुआ था, यानी कि उसका एक सेकंड समिट हुआ था 2000 मतलब 2 में जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो पेटीएम या भीम यूपीआई ऐप से कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। और अगर आप अभी भी कंफ्यूज है कि कौन से बुक्स से पढ़ना है, क्या पढ़ना है, वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। सारे के सारे वेरीफाइड और न्यू एडिशन के बुक्स अवेलेबल है। 12th क्लास के लिए एनसीईआरटी के स्पेशल सॉल्यूशन बुक भी अवेलेबल है। सारे बुक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक कर खरीद सकते हैं। ठीक है, समरी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको बस देख लीजिए। ठीक है, एक्सरसाइज करना ज़रूरी है। धीरे धीरे हम एक्सरसाइज का सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करेंगे ताकि आपका मैक्सिमम बेनिफिट हो सके। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, हैव अ नाइस डे।